नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार ऑफिशियल। ये हमारा नया चैनल है, तो सबसे यही अपील अनुरोध है, खबर देखें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका साथ हमारे साथ बना रहे और हमारी ये पोस्टमार्टम की खबरें और हमारी वो खबरें जो कोई नहीं दिखाता वो आप तक पहुंचती रहे। खबर पर आ जाते हैं। कल 5 अगस्त बीता है। सुबह ही सुबह हम आपके समक्ष हाजिर हैं और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक बुलाई। 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाई गई। 5 अगस्त को ही राम मंदिर की नींव रखी गई और कल 5 अगस्त को भी ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से प्रोग्राम किया गया। लेकिन प्रकृति को नहीं मंजूर था कि तुम कुछ ऐतिहासिक करो। बैठक से चंद मिनट पहले उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया और बैठक का लब्बो-लुआब बदल गया कि बिगड़ गया, मुझे नहीं मालूम, ऐलान नहीं कर पाए। कई घर बह गए और ऐसा ही नहीं हुआ, वहां 3 हादसे हुए लगातार। थराली में, धराली के बाद धराली के बगल में एक गांव में और उसके बगल में हरसिल कैंप जहां सेना का था, तो 10 जवानों समेत 60 लोग लापता हैं। ये आंकड़े हैं। सही आंकड़े तब आएंगे जब ये पता लगे जो मकान बहे उनमें कोई था, जो होटल बहे उनमें कितने लोग रुके थे। ये सब चीजें जब आंकड़े आएंगे तब जानकारी मिलेगी। इस हादसे के प्रति मैं, संजय सर, सब शोक संतृप्त हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि और घायलों के स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करते हैं। इस पूरे हादसे के बाद आज जो 5 अगस्त को पहले दिन धारा 370 हटाई गई, राज्यपाल थे सतपाल मलिक, उनका निधन भी 5 अगस्त को ही हो गया। संयोग मानिए या दुर्योग मानिए, बाद में उन्होंने कई खुलासे किए, उनके चिट्ठी और पत्र मौजूद रह गए, लेकिन अंतिम वक्त वो जिस पीड़ा से गुजरे वो पीड़ा जीवन भर उन्हें याद रहेगी। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं, मैं ये सतपाल मलिक पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, कि जब आप कोई गलती कर बैठते हैं तो उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ता है। ये बाई द वे एक्सीडेंटल है कि उस प्रायश्चित से आप बच जाते हैं। धारा 370 से लेके जो भी आपने काम किए, क्रियाकलाप किए, जैसे धनखड़ जी ने किए, और धनखड़ जी से आगे हरिवंश जी निकलते दिख रहे हैं। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है। तो आज 5 अगस्त और 5 खबरों का पोस्टमार्टम लेकर हमारे साथ संजय सर हाजिर हैं। स्वागत और अभिनंदन। आज की खबरों का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, जैसा आपने बताया। आज कई खबरें हैं, कई घटनाएं हैं और तो उसमें लेकिन खास पॉलिटिकल खबरें जो 5 हैं वो मैंने चुनी है। मतलब आपने जो 2-4 बताई उसमें कुछ हमारी वाली भी है। तो आज उन खबरों की चर्चा करेंगे कि ये खबरें क्या हैं और आज ही हुई। ये इनका महत्व ये है कि आज हुई। जैसे आपने बताया सतपाल मलिक का निधन आज हुआ, तो मेरी 5 खबरों में एक वो भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो मतलब गोदी मीडिया में नहीं आएगी, जिसकी चर्चा नहीं होगी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता आज अच्छे से ट्रोल हुए। खूब वीडियो है, ट्विटर पे खूब ट्रोल हुए, खूब खबरें हैं, खूब चर्चा हुई इस पे कि वो कौन है जो मतलब सच्चे देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और वो राहुल गांधी को कैसे इस तरह से सवाल कर सकते हैं। मैंने पहले तो उन्होंने राहुल गांधी को अपना जो ज्ञान दिया था वो तो दिया ही था, तो उसके बाद गोदी वाले लोग, भक्त लोग राहुल गांधी को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट पिलाई, झाड़ पिलाई और ये वो सब कहा। लेकिन वो ग्रुप अलग है जो कह रहा है या जो मान रहा है कि राहुल गांधी को ठीक डांट पड़ी या ठीक झाड़ पिलाई गई वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का ये काम नहीं है कि वो इस तरह का ज्ञान दे या इस तरह का सर्टिफिकेट दे, और अगर राहुल गांधी ने जो किया वो गलत ही था तो मुकदमा क्यों खत्म किया? फिर मुकदमा चलने देते, जो सजा होती, फैसला होता, जो सजा होती। तो मुकदमा खत्म करके ये कहना कि आपने गलत किया है, दोनों वो सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनका काम भाषण देना या ज्ञान देना नहीं था, उनको फैसला करना था। और अगर उन्होंने फैसला कर दिया कि उसको जो कार्रवाई चल रही थी, जो मानहानि का मामला था, उसको स्टे कर दिया, तो उसके बाद उनको ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं था, और वो भी मौखिक टिप्पणी। तो
और उसमें माने कई लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के वकील की तरफ से जवाब था कमजोर था वगैरह वगैरह। तो लेकिन उसमें सब मिला करके ये बहुत अच्छी बात नहीं, मतलब बुरी ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी आलोचना हुई सार्वजनिक मंच पे, और जाहिर है ये उनके कारण ही हुई। और उन्होंने अगर ऐसा नहीं कहा होता, ऐसा नहीं किया होता, तो ये नहीं होता। और जैसा मैंने कल कहा था कि वो भाजपा के 2 मुख्यमंत्रियों के साथ देखे गए, तो अगर उनका ऐसा आना जाना है या ऐसे संबंध है तो और भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत क्लियर था कि तब आलोचना करने वालों को मौका मिल जाएगा और आप कुछ बचाव में नहीं कह पाएंगे कि नहीं ये गलत है, या तब आप ये नहीं डिफेंस ले पाएंगे कि आप मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो इसलिए उनकी आज खूब आलोचना हुई और मुझे लगता है कि ये, वैसे तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है कि उन्होंने जो कहा उसकी उनकी इतनी खिंचाई हो गई कि मुझे लगता है कि अब आगे कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब अपने यहाँ स्तर गिरते जाने का भी रिकॉर्ड बन रहा है, तो वो अलग मामला है, उसको भी रहने देते हैं। फिलहाल मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगा कि आज के दिन एक सुप्रीम कोर्ट की जज की, अगर लगा लोगों को कि उनकी खिंचाई हुई, तो खुलकर लोगों ने आलोचना की। अब जो होना होगा होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। जाहिर है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो उसकी लोगों ने आलोचना की। और जब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि आदि की बड़ी संकट है, उसमें अगर ये हो पाया तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ और होना चाहिए। और इससे लगता है कि एक अपने लोकतंत्र के पक्ष में या लोकतंत्र के हित में माहौल है और वो बना रहेगा, और एक अच्छा मुझे संकेत लगता है। दूसरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट के जज का ही। आज खबर आई, पता नहीं वो कब का है, खबर आज आई थी, और वो ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोई एक पार्टी वार्टी करी थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी बुलाया था, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश को भी बुलाया था, कुछ और लोगों को बुलाया था। तो उसके एक फोटो उन्होंने खुद ही शायद ट्वीट की थी, और जब उसकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने हटा दिया। और जब हटा दिया तो जाहिर है खबर बन गई। पहले तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ट्वीट कर दिया था तो हटाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, गए थे तो जो भी हो, तो हटा दिया। तो अब अगर जस्टिस सूर्यकांत की आलोचना हुई और वो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उनके पुराने फैसलों वगैरह सबकी चर्चा हुई, तो बड़ा खराब संकेत जा रहा है न्यायपालिका के बारे में कि जज ऐसे हैं। माने पहले होता था क्या कि आपने जज ने अगर कुछ सरकार के पक्ष में फैसला दिया, इनाम दे दिया, गवर्नर बना दिए वगैरह वगैरह, लेकिन अब स्तर बहुत गिर गया है और वो ये यहां तक पहुंच गया है कि वो फैसलों में रोज दिखना लगता है। पहले नहीं लगता था, पहले पता नहीं चलता था कि ये फैसला पक्षपाती है। पहले लगता था कि चलो ठीक है, हम कानून नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने ठीक से समझा होगा और फैसला भले मुझे अटपटा लग रहा है लेकिन वो कानून की दृष्टि से सही होगा। अब लगता है कि सीधे सीधी पक्षपात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले, सुप्रीम कोर्ट में बिहार वाले एसआईआर के मामले में हो रहा है। उसमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जबरदस्ती झेल रहा है या सुप्रीम कोर्ट चलने दे रहा है। जितनी गलतियां आई हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से, चुनाव आयोग जिस ढंग से कह रहा था कि अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई आपत्ति नहीं की वगैरह वगैरह, और उसमें जितनी गलतियां हैं, कल भी मैंने बताया था वो जिसमें तेजस्वी वाला जिस पेज में है उसमें तमाम फ्लैट का नंबर, मकान नंबर अजीब तरह से था। तो इस तरह की तमाम गलतियां हैं। आज अजीत अंजुम ने एक वो ट्वीट किया है कि मोहम्मद पिता का नाम, मोहम्मद पुत्र का नाम, और एक ही मोहल्ले में कितने ही लोग रहते हैं, पिता पुत्र दोनों का नाम मोहम्मद है। वो 35 साल से लेकर 70 साल तक के लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद, पिता का नाम, पुत्र का नाम, एक ही घर में रहते हैं, पिता पुत्र दोनों मोहम्मद है, बगल वाले में भी पिता पुत्र दोनों का नाम मोहम्मद है, इस तरह के। तो जाहिर है वो बहुत सामान्य नहीं है और वो ठीक तो नहीं ही हो सकता है। इसके बावजूद वो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको चलने दे रहा है, तो लगता नहीं है कि वो कानूनन सही है या उसे चलने देना चाहिए और वो पक्षपात नहीं है। हो सकता है नहीं हो सकता है कानूनन सही हो, वो तो बाद में पता चलेगा, या हो सकता है पता ही ना चले। लेकिन ये हो रहा है तो कोर्ट का पक्षपात, मैंने निचली अदालतों में लोग कहते थे कि होता है और जज लोग पक्षपात करते हैं, जमानत देने में भी करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बहुत दुखद और बहुत निराशाजनक स्थिति है। और वो अपने अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, और उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी कि क्या करें, इसमें काम कुछ कोई काम ही नहीं होता, कोई फैसला नहीं होता। तो कोर्ट के मामले में ये 2
जो खबरें हैं आज, हालांकि बहुत दुखद है, लेकिन खबर तो है ही, खबर का क्या कर सकते हैं। तीसरा मामला आज संसद में हुआ, बड़ा दिलचस्प है कि हरिवंश जी आज फुल फॉर्म में नजर आए, उपसभापति हैं, और जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो अगले दिन राष्ट्रपति से मिल आए थे, बके दे आए थे, तो वो सब ठीक है, औपचारिकता होगी। लेकिन आज वो कुछ तेवर में दिखे और अपने विपक्ष के नेता से लगभग भिड़ गए, और जाहिर है वो अपने नियम कानून उनको सिखाने लगे, और धनखड़ साहब ने भी कहा कि अच्छा है जो हमने नहीं पढ़ा था वो अपने पढ़ा दिया, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है ये अपनी तैयारी करके अपनी बात जो भी इनको रखना था, माने बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में मार्शल बुलाए, सॉरी संसद में मार्शल बुलाए गए थे, उस पर धनखड़ साहब सॉरी खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी उपसभापति को, वो चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक कर दी थी, इस पर ऐतराज किया था उपसभापति हरिवंश ने। आज उसी पे बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि अगर हमने सार्वजनिक कर दिया तो इसमें क्या ऐतराज है, और वो कह रहे थे कि ये बुलाना जो है सिक्योरिटी के लिए जिनको भी बुलाया गया, हरिवंश जी कह रहे थे कि वो मार्शल हैं और संसद के मार्शल होते हैं, वो बुलाए जाते रहे, पुरानी परंपरा है, और उन्होंने सब पुराने मामले बताए, नियम कानून वगैरह सब बताए। लेकिन इनका कहना था, खड़गे साहब का कहना था कि नहीं, वो गृह मंत्रालय के तहत है, जिनको आपने बुलाया वो सीआरपीएफ के वो थे, जवान थे, वगैरह वगैरह, और संसद की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन नहीं हो सकती है, संसद की सुरक्षा की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मुद्दा था, ठीक है, हरिवंश जी ने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, और वो बातचीत चल रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें धनखड़ साहब जब कूद पड़े, सॉरी ये जयप्रकाश नड्डा नेता, जगत प्रकाश नड्डा जब कूद पड़े इसमें ये करने के लिए कि हरिवंश के समर्थन में कूदे, लेकिन उन्होंने विपक्ष की आलोचना की, और उसमें ये भी कह गए कि हमें विपक्ष में रहने का 40 साल का अनुभव है, आप हमसे सीखिए विपक्ष में रहना, क्योंकि आपको 50 साल विपक्ष में रहना है, वगैरह वगैरह। तो ये मतलब बात करने का और लेवल जो है सो बहुत ही बुरा था, और कुल मिलाकर के विपक्ष की आलोचना करने का एक प्रतिस्पर्धा जैसा लगा, या विपक्ष को अपमानित करने का लगा कि एक तरफ हरिवंश जी जाहिर है ज्यादा फॉर्म में थे, ज्यादा मूड में थे, और तैयारी उनकी थी, उन्होंने अपने हिसाब से तैयारी की थी, और वो ठीक था। लेकिन जो तेवर, गुस्से वाला और जो डांटने वाटने वाला अंदाज था, वो लग रहा था कि वो सिर्फ अपने ढंग से काम नहीं कर रहे थे, वो उनको कहा गया था, या वो एक लक्ष्य के तहत अपमानित करने का या डांटने का या कहने का कि नहीं हम ही जो हैं सो हम जो कहेंगे वही करेगा, कुछ इस तरह का तेवर था जो आज थोड़ा अलग लगा और दिन के उनके उससे। और वैसे भी उनका जो व्यवहार वगैरह रहा है उसमें वो बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन आज जो वो लगा, तो ये लगा कि वो विपक्ष को अपमानित करके और शायद कुछ इनाम पाने के चक्कर में हो सकते हैं। और ये तब कन्फर्म हो गया जब जगत प्रकाश नड्डा भी कूद पड़े, और उन्होंने भी वही किया। तो उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि दोनों लोगों में मुकाबला था कि कौन विपक्ष को ज्यादा अपमानित कर सकता है और कौन इस मामले में आगे निकलता है। तो मेरा तो आकलन यही है कि उसमें प्रदर्शन चाहे जिसका जैसा रहा हो, हरिवंश जी थोड़ा कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो संघ वाली नहीं है, और चाहिए वहां संघ वाला होगा। लेकिन धनखड़ साहब रह चुके हैं, तो धनखड़ साहब के रहने से हरिवंश जी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये देखना है। मुझे लगता है कि उसका नुकसान होगा, और ये माना जाएगा कि धनखड़ जी चूंकि आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं थे, इसलिए ये सब हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि आरएसएस की ये दलील होगी, और आरएसएस चाहेगा कि कोई आरएसएस का आदमी जाए। तो जो भी हो वो बात की बात है। लेकिन आज तो लगा कि जगत प्रसाद नड्डा और हरिवंश जी में तगड़ा मुकाबला था कि किसको तरक्की मिलेगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा। हरिवंश जी को राष्ट्रपति बनाने में एक और दिक्कत है, फिर उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा। तो अगर नड्डा जी राष्ट्रपति बनने के दावेदार हैं, तो जाहिर है वो उपराष्ट्रपति या उपसभापति नहीं बनना चाहेंगे, और हरिवंश जी को प्रमोट किया जाएगा तो वो बन जाएंगे। वो बनना नहीं चाहेंगे और नहीं बनेंगे तो रह जाएंगे बिल्कुल बुरी तरह। तो किसी और को बनाया जाए तो शायद ज्यादा किसी को संतुष्ट किया जा सकेगा। लेकिन खैर वो उनका अपना मामला है, उसमें हम लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मनोरंजन और उत्सुकता और खबर का मामला तो है ही है, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा करते रहेंगे। चौथा मामला जो है,
एक कमाल हुआ, और कमाल हुआ, मैं इसको कमाल ही कहूंगा, ये भी जो न्यायपालिका से जुड़ा मामला है। आरती साठे भाजपा की एक प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र में, और उनको बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है। कॉलेजियम ने डिसाइड किया है, कॉलेजियम ने आज ही घोषणा की है। तो अब जब ये सब जजों का ये मामला चल रहा था, तो आज ही ये खबर आना अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट होता है बीजेपी का, कि आप एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो कोई दूसरी खबर आ जाती है तो वो छूट जाता है। वो जैसे SIR के मामले में होता है, हमेशा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक दूसरी खबर आ जाती है, और हमेशा से चलता रहा है। तो आज ये आरती साठे को बना दिया गया, तो कायदे से ये समय नहीं था ऐसा बनाने का। वैसे भी प्रवक्ता को जज बनाना तो बड़ा सीधे सीधी, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों का झुकाव है, बाद में अगर टिकट दे दिया गया तो उस पर एतराज हो रहा है, तो आपने सीधे प्रवक्ता को उठा के जज बना दिया, तो वो हद है। लेकिन वो भी आज ही हुआ, तो वो भी दिलचस्प है कि भाजपा के प्रवक्ता को जज बना दिया गया, और वो आज हुआ। इससे और कोई फायदा हो या ना हो भाजपा को, नुकसान तो खैर भाजपा को होता नहीं है सबसे, अब भाजपा की सबकी चिंता भी नहीं करती है। लेकिन इससे भाजपा को तात्कालिक फायदा एक ये होगा कि अब इसकी चर्चा होती रहेगी, तो दूसरी खबरें जो है सो उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी, ये चर्चा में रहेगी। इसका महाराष्ट्र में फायदा होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा होगा। तो देखा जाए कल इसको जो है और खबरों के आलोक में इसको कैसे मीडिया अपना क्या करता है, कैसे करता है। और अंतिम तो वो ही है सतपाल मलिक का। सतपाल मलिक का निधन आज हुआ, दिन में हुआ 1:30 बजे, और उसमें ये भी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री का या भाजपा का किसी नेता का कोई शोक संदेश नहीं आया, काफी देर बाद आया, वगैरह वगैरह। तो वो भी है, लेकिन खैर वो उनका अपना मामला है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के निधन पर तुरंत ही शोक संदेश आ जाए। कई बार सूचना मिलने में देरी आती है, कई बार संदेश देने में देरी आती है, वो सब हो सकता है। लेकिन सतपाल मलिक के केस में लोग उस पर भी नजर रख रहे थे, और वो भी चर्चा में रहा। तो 5 अगस्त की ये 5 खबरें मुझे लगा कि आज के लिए खास है, खासतौर से इसलिए कि कई दिनों से कहा जा रहा था कि 5 अगस्त को 2019 को ये हुआ था, 20 को ये हुआ था, तो इस बार भी कुछ तैयारी है, और तैयारियां थी, जैसे आपने कहा NDA की बैठक हुई, वगैरह वगैरह, और सब तैयार। लेकिन 5 अगस्त को ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, जिसमें वो बम फोड़ने वाले थे, एटम बम वाला, वो भी टल गया, वो कल उनके शिबू सोरेन के निधन के कारण। तो 5 अगस्त महत्वपूर्ण हो सकता था, होते होते रह गया या हो ही गया, ये सब बाद में तय होगा, बाद में पता चलेगा। और शायद कल हम लोग कुछ छूट गया हो जो कल के अखबार में छपे, कल पता चले, या कुछ ऐसा निर्णय हुआ हो जो 5 तारीख सप्लीमेंट 5 तारीख को अप्लीमेंट हो, या 6 को पता चले, जैसा भी हो, तो वो देखा जाए कैसे क्या होता है। लेकिन 5 अगस्त महत्वपूर्ण रहा, और 5 अगस्त को खबरें रही, खबरों का दिन 5 अगस्त हो गया है। चलिए सर, 5 अगस्त की 5 खबरें आपने बड़ी शालीनता से बताई हैं, दर्शकों को समझें इन 5 खबरों का 5 अगस्त का रहस्य क्या है। 5 अगस्त को ही 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, 2 बड़े ऐलान किए थे प्रधानमंत्री जी ने। आज 5 अगस्त को फिर बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन वो कसमसा कर रह गए। आपने बड़े विस्तृत दर्शकों को बता दिया है। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।